हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से फिर से करंट अफेयर्स के संबंध में बात करूँगी। यदि हम करंट अफेयर्स के संबंध में बात करते हैं तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, किसी भी टॉपिक के विषय में पढ़ते समय हमें उसके डिटेल में अध्ययन करना चाहिए, एक एक एस्पेक्ट्स के विषय में, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से संबंधित एग्जाम में पूछे जाएं तो वो किसी भी प्रकार से आपसे छूटे नहीं। इसी तरीके से किसी भी विषय की संपूर्ण तैयारी भी की जा सकती है। आज से मैं अपने वीडियो में प्रयास करूंगी कि जितने भी टॉपिक्स में चर्चा कर रही थी आप लोगों से और उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट विषय थे उसकी जानकारी भी मैं प्रत्येक स्लाइड में आप लोगों को आज से इस करंट अफेयर्स के वीडियो में दूंगी। यदि आप लोगों को कोई भी प्रश्न पूछना हो इस टॉपिक के विषय में तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ उस टेलीग्राम में लिंक पे जाते हुए आप अपने नाम के साथ में अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूंगी कि उसका उत्तर मैं दे सकूं। आज को जो पहला विषय है जिसके विषय में हम बात करेंगे वह है बीसीसीआई के द्वारा यह बताया गया है आईपीएल का पहला मैच 19 सितंबर को खेला जाएगा, जिसमें पिछले बार की उप विजेता चेन्नई सुपर किंग्स के साथ पिछले बार के विजेता मुंबई इंडियंस का मुकाबला होगा और यह मैच 19 सितंबर 2020 को आबू धाबी में आयोजित होगा या खेला जाएगा। यहाँ पे यदि हम इस आईपीएल के विषय में और अधिक बात करते हैं तो ये आईपीएल जो है वह 53 दिनों तक चलेगा तथा इसमें 60 मैच खेले जाएंगे। आईपीएल के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि फाइनल वीक एंड पर नहीं खेला जाएगा, बल्कि आईपीएल का 13वां एडिशन जो है उसका फाइनल मैच 10 नवंबर को खेला जाएगा, जिसमें इसका लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स पर होगा तथा जो ऑनलाइन इसमें मैचेस के यहाँ पे जो है हॉट स्टार पर भी उपलब्ध होगा। आईपीएल के मुकाबले यहाँ पे हमें यह देखने को मिल रहा है कि यूएई के 3 शहरों में होगा, जिसमें दुबई, शारजा और आबू धाबी में ये मैचेस होंगे। प्रत्येक टीम में 24 खिलाड़ी होंगे। आईपीएल के इतिहास में यह तीसरी बार है कि भारत के बाहर आईपीएल का आयोजन किया जा रहा है और इस बार के आईपीएल में 8 टीमें हिस्सा लेंगी। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे भारत के विदेश व्यापार महानिदेशालय के द्वारा प्याज से संबंधित एक अधिसूचना जारी की गई है। इस अधिसूचना में प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर रोक लगा दिया गया है। आइए अब हम जानकारी हासिल करते हैं कि भारतीय विदेश व्यापार महानिदेशालय के विषय में। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो इसकी जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है तथा 1991 से विदेश व्यापार निदेशालय काम कर रहा है तथा इसका उद्देश्य भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के साथ ही साथ विदेश व्यापार नीति को तैयार करना और उसको कार्यान्वित करना है। इसके 36 क्षेत्रीय कार्यालय हैं तथा यहाँ पे हमें यह देखने को मिल रहा है या और अधिक यदि हम इसके विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो इंदौर में इसका एक विस्तार काउंटर भी है, जिसके द्वारा विदेश व्यापार महानिदेशक के दायित्वों पर नज़र रखा जाता है। वर्तमान में श्री अमित यादव जो हैं वो इसके डायरेक्टर जनरल पद पर कार्यरत हैं। यह एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम चर्चा करेंगे ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध खिलाड़ी डोमिनिक थीम के विषय में। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध खिलाड़ी डोमिनिक थीम ने यूएस ओपन मेंस सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। उन्होंने यह सफलता अलेक्जेंडर ज़वेरेव को हराकर प्राप्त किया है। आइए अब हम यहाँ पे इस संबंधित मुख्य बातों को जान लें। डोमिनिक थीम जो है वो पहली बार ग्रैंड स्लैम का खिताब को इन्होंने जीता है। इसके पहले वो 3 बार ग्रैंड स्लैम फाइनल मुकाबले में पहुंचे थे, लेकिन उन्हें विजय नहीं मिली थी। यूएस ओपन पुरस्कार राशि जो है वह 5.34 करोड़ अमेरिकी डॉलर रखा गया है। यूएस ओपन की स्थापना के विषय में यदि हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1881 में हुई थी तथा न्यूयॉर्क अमेरिका में हुई थी।
यूएस ओपन के मेंस सिंगल जीतने वाले पहले खिलाड़ी जो रहे थे वह रिचर्ड सीयर्स रहे थे। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जूही चावला के विषय में। भारत की मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला को इमामी लिमिटेड कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 1984 में इन्होंने मिस इंडिया कंटेस्ट जीता था तथा इसी वर्ष इन्हें बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम श्रेणी में मिस यूनिवर्स में इन्हें जो है अवार्ड हासिल हुआ था। इस श्रेणी में 1994 में इन्होंने श्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो फिल्म फेयर अवार्ड द्वारा इन्हें दिया गया था, वह फिल्म हम है राही प्यार के लिए इन्हें प्रदान किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे अब हम चर्चा करेंगे हरिवंश नारायण सिंह के विषय में। हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन चुना गया है। उल्लेखनीय है कि वह लगातार दूसरी बार राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन के पद पर चुने गए हैं। यदि हम हरिवंश नारायण जी के विषय में और अधिक बात करते हैं तो इनका जन्म 1956 में बिहार सारण में हुआ था। इनकी जो शिक्षा है वो उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से प्राप्त की थी तथा उन्होंने पत्रकार के जैसा काम करना प्रारंभ किया था और वो द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ में जुड़े हुए थे। पहली बार ये डिप्टी चेयरमैन के पद पर इन्हें नियुक्त किया गया था जो कि वह 2018 में रहा था। दोबारा इन्हें जो मनोनीत किया गया है इस पद पर डिप्टी चेयरमैन का, वह 14 सितंबर 2020 को इन्हें पुनः जो है यह पद प्राप्त हुआ है। यदि और हम यहाँ बात करते हैं राज्यसभा के विषय में तो इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो देश दीपक वर्मा हैं और राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं वो 233 मेंबर्स चुने जाते हैं और 12 मेंबर जो इसके होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे ब्रिटेन तथा जापान के संबंधों के विषय में। ब्रिटेन ने जापान के साथ अपने पहले बड़े पोस्ट ब्रेक्सिट समझौते पर हस्ताक्षर किया है जिससे कि इन दोनों देशों के मध्य 15 बिलियन पाउंड के व्यापार की संभावना उत्पन्न होगी। उल्लेखनीय है कि इससे जापान को निर्यात का 99% शुल्क माफ हो जाएगा। यहाँ पे जो है ये ब्रेक्सिट के पोस्ट ब्रेक्सिट का ये बहुत बड़ा एक समझौता हम लोगों को देखने को मिल रहा है ब्रिटेन और जापान के संबंधों के विषय में। नेक्स्ट यहाँ पे हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो संस्था है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा पारिस्थितिक खतरा रजिस्टर 2020 तैयार किया गया है। आइए अब हम इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की चर्चा करते हैं। तो यह एक वैश्विक स्तर पर स्थापित संस्था है या फिर हम कह सकते हैं कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित एक संस्था है जो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थापित है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक थिंक टैंक की भूमिका यह निभाता है। इसके जो अध्यक्ष हैं वह स्टीफन किलेला एम हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 के विषय में। भारत में शहरी नियोजन और विकास के लिए तथा जलवायु संवेदनशील दृष्टिकोण को ध्यान में रखने के लिए भारत के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 लॉन्च किया गया है। ये बहुत ही एक अच्छा कदम है भारत सरकार के द्वारा जो जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है उसके संबंध में जो है किस प्रकार के दृष्टिकोण को अपनाए जाना चाहिए उसके संबंध में। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे मास्टर कार्ड के विषय में। मास्टर कार्ड ने राष्ट्रीय डिजिटल मुद्रा के मूल्यांकन और अन्वेषण हेतु एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है। आइए अब हम मास्टर कार्ड पर चर्चा करते हैं। मास्टर कार्ड की जो स्थापना है वह एक वित्तीय सेवा प्रदान करने वाली कंपनी के रूप में 16 दिसंबर 1966 में अमेरिका में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके संस्थापक वेल्स फार्गो हैं। वर्तमान में इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय बाल सिंह बंगा है।
नेक्स्ट यहाँ पे हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री पद के लिए जापान के सत्तारूढ़ दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने अध्यक्ष पद के चुनाव में योशिहिदे सुगा को विजित घोषित किया है। हमें ध्यान रखना होगा कि जापान के प्रधानमंत्री एबी शिंजो ने अपने स्वास्थ्य खराब होने के कारण प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और यही कारण है कि उनके शेष कार्यकाल अर्थात सितंबर 2021 तक योशिहिदे सुगा प्रधानमंत्री रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 541 करोड़ से बिहार में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित 7 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। हम सभी जानते हैं कि बिहार में प्रति वर्ष बाढ़ से काफ़ी तबाही होती है और यही कारण है कि इन 7 परियोजनाओं में से 2 परियोजनाएं जो हैं वो सीवरेज ट्रीटमेंट की हैं। नेक्स्ट मैं आप लोगों से यहाँ पे चर्चा करूंगी कि कोरोना महामारी के वैश्विक परिदृश्य में इजराइल ऐसा पहला विश्व का देश है जिसने दूसरी बार लॉकडाउन की घोषणा की है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि लॉकडाउन 3 सप्ताह का है। इससे पूर्व इजराइल के मंत्री ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण अपने पद से विरोध स्वरूप इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट यहाँ पे हम चर्चा करेंगे कि भारत सरकार ने अपनी विदेश नीति में परिवर्तन की पहल करते हुए अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच कतर में आयोजित अंतर अफगान वार्ता में भाग लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग जिस विषय में बात करेंगे वह है हाइब्रिड वॉरफेयर के विषय में। हाइब्रिड वॉरफेयर आज के वैश्विक तनावपूर्ण और युद्ध की संभावना में एक महत्वपूर्ण अवधारणा बनकर उभरी है, जिसका सरल अर्थों में अर्थ होता है कि अपने शत्रु पर गैर सैन्य तरीकों से वर्चस्व कायम करने की आधुनिक पद्धति। यहाँ पे यदि हम इसकी चर्चा करते हैं तो सर्वप्रथम जो है ये 1999 में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपने एक प्रकाशन में अनरेस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर हाइब्रिड वॉरफेयर में इसकी चर्चा की थी। इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे।